नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं बीएनएस की सीरीज जो कि एपीयू के संबंध में है, जो एपीयू का क्विक रिवीजन है। और इसको करते करते हम अपनी 8th क्लास पर आ चुके हैं। जी हाँ, हमने अभी तक 7 क्लासेस कर ली हैं। हम मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों को पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अभी तक पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है वो जाकर पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, अपना फास्ट रिवीजन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, साथ में न्यू क्रिमिनल लॉज की वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, पॉक्सो का, प्रोबेशन का, इनका सबका वीडियो अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वहां से जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। साथ ही एपीयू के संबंध में 45 डेज का प्लान बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। अब हम जब इन अपराधों को कर रहे हैं, ये इनको करने के साथ साथ आज हम बात करेंगे सैदोष परिरोध और सैदोष अवरोध की। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात कर रहा है 126 और 127, यानी कि ये दो सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे जब हमको सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध समझ में आएगा। ठीक है, सैदोष अवरोध क्या होता है, सैदोष परिरोध क्या होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। बीएनएस की सीरीज कर रहे हैं तो बात करते हैं बीएनएस के सेक्शन नंबर 126 के बारे में। सेक्शन 126 क्या बात करता है, देखो सैदोष अवरोध की बात कर रहा है, यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले बताइए, देखो जो कोई यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को बेरक अगर आप लोगों के पास है तो अपना बेरक निकाल लीजिए, जहां अंडरलाइन करवाई जा रही है उसको अंडरलाइन करिए। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूं, तो आप लोगों को भी क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो आ जाइए इस तरफ। और क्या बोलेंगे, किसी व्यक्ति को स्वेच्छा यानी अपनी मर्जी से, कोई फोर्स नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है, ऐसी बाधा डाल रहा है। क्या लिख रहा है, बाधा डाल रहा है। किस चीज के संबंध में, कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से निवारित कर दे, तो वो सदोष अवरोध करता है, कहा जाता है। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। क्या बोल रहा है, देखो ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम के व्यक्ति को क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो दिशा में इसका घर है यहाँ पर जाने से रोक रहा है। ठीक है, ये कह रहा है भाई तू इधर नहीं जा सकता, इधर जा, किधर जा, पर इधर नहीं जाएगा। तो इसने क्या किया, सैदोष अवरोध कर दिया। एक दिशा है, उधर जाने से इसने रोक दिया है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी लिख रखा है। क्या कहा गया है कि भूमि या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि उसे डालने का पूरा अधिकार है। क्या बोल रहा है कि भाई किसी के ऐसी चीज के बारे में कि भाई उस जगह, उस भूमि पे, उस जमीन पे या फिर उस पानी वाले रास्ते पे जाने के लिए वो रोक सकता है, अगर उसको लगता है सद्भावना पूर्वक कि भाई मैं इसको जाने से रोक देता हूँ। मान लीजिए बाढ़ आ रही है, ठीक है, नदी में मगरमच्छ है और वो उसको व्यक्ति को जाने से रोक रहा है, तो क्या उसने कोई गलत काम किया? बिल्कुल गलत काम नहीं किया। कि भाई नदी में मगरमच्छ है तो क्या मगरमच्छ के पास ही जाएगा तू, इसलिए वो रोक रहा है। अभी आपने एक केस सुना होगा कि एक सरयू नदी का है, जहां तक मुझे ध्यान है, कि एक माँ थी, वो नदी के पास बैठ के कपड़े धो रही थी, बच्चा था 12 साल का। क्या हुआ, बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते क्या वो मगरमच्छ निकल के आ गया और बच्चे को यूं क्यों लेके चला गया, मुंह के अंदर से बच्चे को मगरमच्छ के मुंह में से निकाला था। आप लोगों ने शायद देखा होगा ये वाला केस। तो भाई अब जब उसको पता है कि भाई वहां पर मगरमच्छ है, तो अगर कोई व्यक्ति उसको उस दिशा में जाने से रोक रहा है तो उसने कोई गलती नहीं की, तो ये बोल रहे हैं कि तब वो सदोष अवरोध कारित नहीं करेगा। अन्यथा क्या होता है, कोई अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में जाने से रोकता है तो कहा जाएगा कि उसने सैदोष अवरोध कारित किया है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया है। आई बात समझ में? अब देखो आगे पनिशमेंट की क्या बात कर रहा है। पनिशमेंट बोल रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को अवरोध करेगा वो सादा कारावास से, यानी क्या मिलेगा उसको, सादा कारावास मिलेगा, 1 मास तक का जुर्माना जो कि 5000 रुपये तक का होगा। सिंपल बात बोल रहा है कि भाई अगर किसी को सैदोष अवरोध कारित करोगे, किसी जगह जाने से रोकोगे, तो 1 मास तक का कारावास मिलेगा और 5000 रुपये का जुर्माना मिलेगा। बिल्कुल इस पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ना केवल आपके प्री में आएगा बल्कि मेन में भी आ जाएगा, डेफिनेशन में पूछ सकता है। तो बिल्कुल एक एक शब्द को स्पष्ट करते हुए चलिएगा कि क्या बोला जा रहा है, किस चीज का क्या अर्थ निकल रहा है, अपवाद में क्या बताया गया है। बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना कि भाई क्या क्या बता रही है मैडम। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है। अब क्या बात कर रहे हैं हम, सैदोष परिरोध की बात कर रहे हैं। परिरोध को क्या करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे। मैडम आप तो लॉ पढ़ा रहे थे, अचानक से संधि कहाँ से पढ़ाने लग गए?
अरे भाई जब हम किसी का क्या करेंगे, संधि विच्छेद कर लेते हैं, यानी किसी शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं और उससे अगर हमको अर्थ मिलता है तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है ना। तो आ जाओ यहाँ पर सैदोष, ये आपके सामने सैदोष लिख रहा है। परिरोध, पर्यावरण दिखा है आपने, परि प्लस आवरण, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है, चारों तरफ का आवरण। तो परि प्लस रोध का क्या होगा, परिरोध, यानी कि चारों तरफ से रोकना। ए नाम का व्यक्ति है, इसको चारों तरफ से बंद कर दिया है, ना ये इधर जा सकता है, ना लेफ्ट जा सकता है, ना राइट जा सकता है, ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे जा सकता है। तो इसको क्या किया है, इसका परिरोध कर दिया है। आई बात समझ में। संधि विच्छेद करने से हमको क्या पता चल रहा है, इसका अर्थ पता चल रहा है। अवरोध में तो क्या हो रहा था, एक दिशा में जाने से रोक रहा था, और परिरोध में क्या हो रहा है, परिरोध में ये हो रहा है कि भाई एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, समझ गए बात को। तो आओ इसकी एक बार लैंग्वेज को देख लेते हैं कि आखिर क्या बोल रहा है। जो कोई किसी व्यक्ति को इस प्रकार सैदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर दे, तो उसको सैदोष परिरोध करता है कहा जाता है। समझ गए आप बात, कि एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, चारों दिशाओं में से कहीं पे भी बाहर जाने के नहीं दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए ए ने क्या किया था, बी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था। तो कमरे में बंद कर दिया तो ना तो वो इधर जा सकता है लेफ्ट, ना राइट, ना ऊपर, ना नीचे। क्या करेगा, उस चारों तरफ का जो आवरण है उसमें क्या रहेगा, बंद रहेगा। ठीक है। या मान लीजिए देखिए आपने कई बार मूवी वगैरह में देखे होगा कि भाई एक आदमी को बंद कर देते हैं और बाहर क्या कहते हैं, बंदूकधारी बैठा देते हैं कि जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करे इसको गोली से उड़ा देना। तो ये बोल रहा है कि अगर चारों तरफ से अगर उसको पैक कर दिया है, कहीं और जाने नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम सैदोष परिरोध कहेंगे। अब आगे देखो कितना पनिशमेंट मिलेगा, 1 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना। जब हमने सैदोष अवरोध को देखा था उसमें 1 मास तक का कारावास था। आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, पनिशमेंट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया भाई, उसमें तो केवल एक दिशा में जाने से रोक रहे थे, यहाँ पर चारों दिशाओं में जाने से रोका जा रहा है। अब आगे आ जाओ। अब ऐसे कह रहा है कि 3 या अधिक दिनों के लिए किसी का सैदोष परिरोध, भाई कोई व्यक्ति है वो किसी व्यक्ति को 3 से अधिक दिनों के लिए अगर सैदोष परिरोध करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा कितना, 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। पनिशमेंट क्या हो गया, बढ़ गया। अब यही काम वो 10 या अधिक दिनों के लिए करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। आई बात समझ में। क्या बोल रहा है, 3 या अधिक दिनों के लिए करेंगे तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 10 या अधिक दिनों के लिए करेंगे तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, कितना, इसमें 10,000 उसमें 5,000। ठीक है। अब आओ जिस व्यक्ति को, देखिए ये वाला है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस पे लाइन पे क्वेश्चन बनता है। जिस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट जारी हो चुकी है, भाई कहा गया है कि भाई इस व्यक्ति को छोड़ दो, निकल जाने दो मतलब अब इसको अंदर नहीं रख सकते, और उस व्यक्ति को फिर भी रोक रखा है, परिरोध कर रखा है, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगा। आई बात समझ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब आगे देखो, जो कोई किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध इस आशय यानी कि इंटेंशन के साथ करेगा कि परिरुद्ध व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति व लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी ना होने पाए। क्या बोल रहा है कि भाई किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध इसलिए किया गया है कि जो सैदोष परिरोध व्यक्ति का क्या है, हितबद्ध व्यक्ति या लोक सेवक। अब आप उदाहरण से समझो, ए नाम के व्यक्ति को इसलिए परिरोध में रखा गया है कि भाई इसका जो हितबद्ध व्यक्ति है, कौन है इसका हितबद्ध व्यक्ति, बी नाम का व्यक्ति है, ना तो इसको पता चले ना किसी पुलिस को, पब्लिक सर्वेंट बोल रहा है ना, तो जो हम पब्लिक सर्वेंट में क्या एक बार पुलिस देख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है सबसे पहले कौन पता लगाता है, पुलिस ही पता लगाती है ना। तो उदाहरण के तौर पर पुलिस को उठा लो, क्या बोल रहा है कि ना तो बी जो इसका हितबद्ध व्यक्ति है उसको पता चले, ना पुलिस को पता चले इसके बारे में जानकारी, और परिरोध के स्थान की भी जानकारी नहीं होने पाए। तो सैदोष परिरोध के दंड के अतिरिक्त, यानी जो सैदोष परिरोध का कौन सा दंड था, 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, उसके साथ साथ 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि क्या होगा अगर घुमा फिरा के पूछेगा तो कहाँ तक ले जाएगा, ऐसे क्वेश्चनों पर ले जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हो। अब क्या बोल रहा है देखो इसके बाद कि किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध,
इस इंटेंशन के साथ करता है कि कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उसके हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त कर सके। देखो क्या लिख रहा है, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध उसके हितबद्ध व्यक्ति से संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने या कोई अवैध बात करने के अपराध को सुकर बनाने के लिए, कोई जानकारी बताने के लिए हो तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, यानी कि उसको पनिशमेंट मिलेगा। या तो वो कोई संपत्ति दे दे या कोई मूल्यवान प्रतिभूति दे दे, यानी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या उससे कोई गलत काम करने के लिए उसको, या क्या है कोई कॉन्फिडेंशियल वो होती है बात उसको बता दे कि भाई वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बता दे तू, है ना भाई, कोई जानकारी है वो मुझे बता दे, वो कोटेशन क्या है या वो सामान कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। इस जैसे जानकारी बनाने के लिए किसी का सदोष विरोध किया गया है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति का सदोष विरोध इस आशय से करे कि परिरोध व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या जानकारी जिससे अपराध के बारे में कुछ प्राप्त हो सके, या परिरोध या हितबद्ध व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए, किसी दावे या मांग की संतुष्टि करे तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। क्या बोल रहा है भाई, किसी का सदोष विरोध इस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि भाई कोई कन्फेशन करवाए कि भाई तू कन्फेशन कर, कोई अपराध वगैरह की जानकारी दे हमको, या फिर क्या कर रहा है कोई संपत्ति मूल्यवान प्रतिभूति हमारे को ट्रांसफर कर दे। वहां तो क्या कर रहा था, प्राप्त कर रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि भाई तू ट्रांसफर वगैरह कर दे हमको। इसके अलावा कोई दावा या मांग, उसके कोई दावे हैं या कोई मांग है कि भाई ऐसा करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये वाला होगा ना, डायलॉग सुना है ना कि भाई मेरे को चुनाव में जिताने के लिए ऐसे बोल सकता है कि भाई इस चुनाव में जिताना है या इतने धन देना है, या जो भी उनकी मांगे वगैरह होती है कि भाई वहाँ से अपना नाम वापस ले लो, चुनाव में से अपना नाम वापस ले लो, कोई भी मांग हो सकती है XYZ। तो कोई मांग को पूरी करने के इंटेंशन के साथ क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में? अगर नहीं समझ में आई हो तो कुछ नहीं करना है, हल्का सा बैक जाना है और दोबारा देखना है, ठीक है। सदोष परिरोध और अवरोध के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है आपराधिक बल और हमले के विषय में। क्या बोल रहा है, आपराधिक बल और हमले के विषय में बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, आपराधिक बल और हमला। आपराधिक बल और हमले को क्या बोला जाता है, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट की बात करता है, असॉल्ट की बात करता है, यानी कि हमले की बात करता है कि कैसे आपराधिक बल होगा और कैसे हमला किया जाएगा, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो 128 से 136 जो होता है ना वो बात करता है हमें आपराधिक बल और हमले के विषय में। 128 से 136 आपराधिक बल और हमले की बात करता है। इस तरीके से रेंज याद करो, रेंज याद करोगे तो क्या होगा, आप सीधे उस सेक्शन पे पहुंच पाओगे कि भाई हमको हमला, आपराधिक बल और हमला दिख गया क्वेश्चन में, तो यानी हमको 128 से 136 की तरफ जाना है। उसके अलावा कोई और सेक्शन हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए आपराधिक बल और हमले के समय पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये वही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 128 जो IPC का है 350। क्या बात करता है, बल की बात की जा रही है, यानी कि फोर्स की बात की जा रही है। क्या होता है फोर्स, फोर्स का मतलब अगर जनरल भाषा में देंगे तो धक्का देना होता है, ठीक है, कि भाई किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो ये वही फोर्स है। लेकिन क्या है, हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी क्या होगी, अलग होगी। अब कैसे होती है वो अब हम देखते हैं। क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर बल का प्रयोग कर रहा है। कैसे कर रहा है, जब उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। क्या बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति में गति, धक्का देगा तो वो व्यक्ति आगे जाएगा, ठीक है, या फिर इस तरीके से उसको क्या कर रहा है, पीछे खींच रहा है। या कर रहा है कि मान लीजिए गतिहीनता क्या होगा कि भाई वो आदमी खड़ा है, सामने से आ रही है गाड़ी और उसको हटने के लिए नहीं कर रहा बल्कि वहीं पे उसको लेके खड़ा हो गया या उसको वहां से बांध दिया, तो उसको क्या हो गया, गतिहीनता हो गई, वो आगे भी नहीं जा रहा। गति परिवर्तनशील कैसे होगा कि भाई सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है, व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको चला के धक्का देके क्या करता है, उधर कर देता है, गति में परिवर्तन हो गया, वो भाग रहा था इधर और उधर भगाने लग गए। ऐसे कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरीके से होता है कि या तो एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति धक्का देगा, आगे जाएगा, क्या करेगा, गतिहीनता कर रहा है कि उसको क्या करेगा, हटने का मौका नहीं दे रहा, वहीं का वहीं खड़ा कर रहा है। या फिर क्या कर रहा है, जिस तरफ से गाड़ी आ रही है उसी की तरफ उसको क्या कर रहा है, गति परिवर्तन कर रहा है उसका। तो ये वाली बात हो गई। इस तरीके से गति परिवर्तन गतिहीनता कारित कर देता है कि उससे पदार्थ, व्यक्ति या चीज से गति हो, अन्य कोई संवेदन
या गतिहीनता, गतिमान, गरीब वजन निम्न तरीके से हो सकता है। क्या बोल रहा है, देखो इसकी बात का क्या मतलब निकला कि भाई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति को धक्का देता है। धक्का दिया तो ये क्या हुआ, धक्का देके जाके उधर जाके गिर गया, ये भी यहाँ जाके गिर गया। या फिर क्या किया, यहाँ से आ रही है गाड़ी और फिर क्या किया, गतिहीनता कर दी, इसको यहाँ से क्या कर रहा है, रस्सी से बांध के रख रखा है, तो ये ना तो इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है, गाड़ी आके इसकी भिड़ रही है। या फिर क्या कर रहा है, इधर से गाड़ी आ रही है और ये इसको इधर से करके इधर की साइड धक्का मार रहा है। तो इस तरीके से अगर कर रहा है तो ये बोल रहा है कि उसने बल का फोर्स किया है, यानी कि बल का यूज किया है, बल यानी फोर्स का यूज किया है उसने। अब ये कह रहा है कैसे हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं। निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा, या तो खुद धक्का मार रहा है, ठीक है, जैसे कि ए ने बी को धक्का मारा तो खुद मार रहा है, ऐसे तो नहीं किसी और से मारा हुआ है, खुद धक्का मार रहा है उसको। इसके बाद किसी पदार्थ का वेन इस तरीके से गति कारित कर देता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए कोई नाव में बैठा है, ये जो बी नाम का व्यक्ति है ये क्या है, नाव में बैठा है। अब नाव क्या होता है, एक रस्सी से बंधी हुई होती है किनारे पे। क्या कर रहा है, उसकी जो नोट है वो लूज कर देता है कि जिससे क्या है, धीरे धीरे वो क्या हो, लूज हो जाए और वो नदी में जाके उसको तैरना वैरना आता नहीं है और बोट क्या होती है उसको आगे ले जाती है, थोड़ी देर में क्या होता है वो डूब डाब के मर जाता है। इसके बाद बोल रहा है जीव जंतु में गति आदि, यानी कि मान लीजिए क्या होता है, कोई उसका हिंसक कुत्ता है, ए का हिंसक कुत्ता है, उसको क्या करता है, उस बी के ऊपर छोड़ देता है। तो इस तरीके से क्या करता है, वो फोर्स का यूज कर सकता है, यानी कि बल का यूज कर सकता है। अब ये आपराधिक कैसे होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे। अब सेक्शन 129 बात करता है आपराधिक बल की। किसकी बात करता है, आपराधिक बल यानी कि क्रिमिनल फोर्स की। नॉर्मल फोर्स क्या होता है और क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, अब हमको अंतर समझ में आएगा। क्या बोल रहा है, ये वही सेक्शन है जो 350 है हमारे आईपीसी का, ठीक है, अलग से चेंज नहीं करा। बोल रहा है जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, यानी कि कंसेंट के बिना बल का प्रयोग, बल अभी हम पढ़ के आए थे, उसी चीजों को किसी अपराध को करने में किसी की क्षति, भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित होने के, बल का प्रयोग संभावतः करेगा, जानते हुए साहस्य करेगा, उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, कहा जाता है। क्या बोल रहा है, देखो कि कोई किसी अन्य व्यक्ति पर क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, भाई उसने खुद ने बोला धक्का मार दे तो बात अलग है कि भाई नीचे गिर जाता, बोलता है मैंने तो अपनी कंसेंट दी थी, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है किसी की कंसेंट के बिना, इंटेंशन के साथ क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। और उस बल का प्रयोग क्या करने के लिए कर रहा है, अपराध करने के लिए कर रहा है। उस अपराध में क्या हो सकती है, उसको क्षति भी कारित हो सकती है, उसको भय भी कारित हो सकता है। तो ये बोल भय यानी कि डर भी काम हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि अगर इस तरीके से काम करता है तो वो आपराधिक बल का प्रयोग करता है, ये कहा जाता है। आपको बात समझ में आई, हमने फोर्स और क्रिमिनल फोर्स को यहाँ पर देखा है। अब हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या बताई थी, डेफिनेशंस बताई थी। सेक्शन नंबर 130 कहता है हमले के बारे में, यानी कि असॉल्ट के बारे में बात की जा रही है। असॉल्ट के बारे में क्या बोल रहा है कि जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी, यानी अंग विक्षेप का मतलब होता है गैस्चर या तैयारी, इस इंटेंशन के साथ करता है। यानी कि क्या क्या कर रहा है, अंग विक्षेप यानी कि गैस्चर। गैस्चर क्या होता है, भाई मेरे को क्या है कि मैं सामने वाले को मुक्का दिखाती हूँ कि तेरे को तो मैं मार के रहूंगी, ऐसे करके मारती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, उसको गैस्चर दिखाया कि भाई तेरे को मारूंगी मैं, ऐसे कर, अगर तू नहीं माना ना मैं तेरे को मारूंगी, ऐसे करके बोलती हूँ। तो मैंने क्या किया, गैस्चर किया है। या फिर क्या कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ कुछ, कि मैं पत्थर उठा के ऐसे कर रही हूँ, ले तेरे को मैं मारती हूँ अब, तो ऐसे पत्थर उठाए तो प्रिपरेशन। तो ये बोल रहा है, ये जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप, ऐसे तैयारी करने में किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, हमला करता है। क्या बोला इसमें, देखो कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति पर अंग विक्षेप या तैयारी इस इंटेंशन के साथ करता है कि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि भाई ये मेरे ऊपर हमला करने वाला है, ठीक है, ये मेरे पे क्या कर रहा है, इंटेंशनली क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। अगर इस तरीके से वो बल का प्रयोग करता है तो क्या होगा, ऐसा माना जाएगा कि वो हमला कर रहा है। यानी कि इस तरीके से गैस्चर बनाता है, तैयारी करता है, बल का प्रयोग करता है, तो कहा जाएगा कि उसने क्या किया है, हमला किया है, असॉल्ट किया है। कहाँ पर बताया गया है हमको, सेक्शन नंबर 130 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन नंबर 130 के अंतर्गत बताया गया है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, आईपीसी में हमले को कहाँ पर बताया गया है, आईपीसी में हमले को कहाँ पर बताया गया है, ये आंसर कीजिए और अपनी प्रेजेंट हमको बताइए। क्या बोल रहा, देखो
सेक्शन नंबर 131 क्या बोल रहा है, देखिए जो हमारे वन लाइनर्स वाले पॉइंट हैं हम उनको वन लाइनर्स के जैसे लेंगे, उन पे हमारा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो क्या बोल रहा है, देखो गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड। अगर कोई क्या कर रहा है, गंभीर उसको प्रकोपन मिला है, उसके साथ अगर क्या कर रहा है, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक प्रयोग करने के लिए दंड 3 मास तक का कारावास और जुर्माना। रीड ओनली सेक्शन है, रीड करते हुए चलेंगे जिससे कि क्या है हमारा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए। सेक्शन नंबर 132 बोल रहा है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से निर्वहन भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यानी कि लोक सेवक जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है उसको वो कर्तव्य से रोकने के लिए अगर कोई हमला वगैरह किया जाता है तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा 132 में, और 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। रीड ओनली सेक्शन है, हम ऐसे पढ़ के आगे चल सकते हैं। इसके बाद देखिए सेक्शन 133 क्या बोल रहा है, गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तो भी क्या होगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यानी क्या किया जा रहा है, किसी की अनादर करने के लिए, यानी कि किसी की क्या की जा रही है, बेइज्जती वगैरह, मान लो आप कि किसी का अनादर किया जा रहा है, बेइज्जती करने के लिए उस पर हमला वगैरह कर रहा है, तो फिर ऐसे बोलेगा गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, यानी उसको गंभीर प्रकोपन नहीं मिला वहां पर, बल्कि क्या बोल रहा है, उसका इंसल्ट करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए, अनादर करने के लिए क्या कर रहा है, वो हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है, तो 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना उसको दिया जाएगा। अब देखो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला, क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है उसको पता है भाई बैंक से निकला है, तो बैंक से निकला है तो उसके पास पैसे वैसे होंगे, वो एक आइडिया लगाता है, उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है और देखता है उसके पास में क्या है, एक बैग है। उस बैग को लेने की इंटेंशन से वो क्या करता है, उसके ऊपर हमला करता है, ठीक है, चाकू से हमला कर देता है, उसके गर्दन पे चाकू अड़ा देता है, ठीक है, तो फिर क्या करता है, या फोर्स को यूज करता है, उसके ऊपर आपराधिक बल का यूज करता है, तो कहा जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या कह रहा है किसी, इसके बाद देखिए 135 क्या बोल रहा है, किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध, अभी हम पढ़ के आए थे सैदोष परिरोध सेक्शन नंबर 127 में, उसी की बात की जा रही है। सैदोष परिरोध करने के प्रयत्नों को हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तो क्या होगा, 1 वर्ष तक का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माने से दंडित किया जाएगा, और ये वही पनिशमेंट है जो सैदोष परिरोध का होता है, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो सेक्शन नंबर 136 क्या बोल रहा है, गंभीर प्रकोपन मिलने पर, यानी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर गंभीर प्रकोपन दिया जा रहा है सामने वाले व्यक्ति के द्वारा, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। क्या समझे इस बात से कि ए ने क्या किया है, बी को किया है, गंभीर प्रकोपन दिया है, उकसाया है उसको इस तरीके से, तो फिर क्या करता है, ये उकसाहट के परिणाम स्वरूप उस पर क्या कर रहा है, आपराधिक बल या हमले का प्रयोग कर रहा है, तो 1 मास तक का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना दिया जाएगा। आई बात समझ में। बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, बल की परिभाषा, आपराधिक बल की परिभाषा, हमले की परिभाषा, ये आपको पता होनी चाहिए। जनरल पनिशमेंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। गंभीर प्रकोपन से कितना कारावास मिल रहा है, कितना दंड मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर ये बात हुई। सैदोष परिरोध, सैदोष अवरोध हम देख के आ चुके हैं। 3 दिन से अधिक में कितना होगा, 10 वर्ष से अधिक में कितना होगा, किसी को सैदोष परिरोध करने के आशय से किया है तो क्या होगा, कन्फेशन दिलाने के लिए किया है तो क्या होगा, मूल्यवान प्रतिभूति संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया है तो क्या होगा। ये सारे पॉइंट क्या होगा, एक ट्रिक के हिसाब से अगर पढ़ते चलेंगे साथ के साथ तो आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी याद करने में। और साथ में आपको क्या करना है, जितनी भी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एपीओ क्या करता है, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है। और जब वो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है और हमको लगता है अरे यार ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए, अरे तो भाई क्यों नहीं पढ़ के आए, जब हम डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं तो अगर साथ के साथ अगर हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ जाएगा थोड़ी नहीं, फायदा ही मिलेगा वहाँ पे, वो यूं क्यों मिल जाएगा। तो आज ही क्या करना है, आज की तारीख में जितना पढ़ा दिया है उसके सबके इलस्ट्रेशन कर लो, और नहीं किए हैं तो 1 घंटा इलस्ट्रेशन का निकाल लो। भाई इतने दिन से पढ़ रहे हो, भाई हम मैम हमने तो इलस्ट्रेशन पढ़े ही नहीं है अभी तक, तो कोई बात नहीं है, अभी भी देरी नहीं हुई है, तो क्या करो जाके एक घंटा निकाल लो और फटाफट से सारी इलस्ट्रेशन देख लो। और जिन्होंने अभी तक वीडियो देखने शुरू नहीं किए हैं वो जल्दी से वीडियो देखना शुरू कर लो। लास्ट के 45 डेज बच रहे हैं, अगर आप अभी भी समय का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, अभी भी वीडियोस को नहीं देख पा रहे, तो ये आप लोगों के लिए ही नुकसान है। क्योंकि होता है ना भाई, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, सामने खाना रखा है और आप खा नहीं पा रहे उठा के, तो ये तो फिर आप लोग। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में।
ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि 137 से 146 यानी जो हमारे मानव शरीर के विरुद्ध अपराध हैं उनका जो लास्ट वाला पार्ट है वो बात करता है हमारे व्यपहरण, अपहरण यानी किडनैपिंग, एब्डक्शन, दासत्व और बलात् श्रम वगैरह जो होते हैं ना, हमारे मानव श्रम वगैरह करवाया जाता है, उनके विषय में बात करता है। तो क्या बोल रहा है देखो कि सेक्शन नंबर 137 है जो है आईपीसी का सेक्शन 359, इसको क्या कहा जाता है, व्यपहरण, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, किडनैपिंग कहा जाता है, किडनैपिंग कहा जाता है। देखिए कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, व्यपहरण होता है किडनैपिंग और अपहरण जो होता है वो होता है अब्डक्शन। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा ये वाली, कई बार हम अपहरण को किडनैपिंग मान लेते हैं जो कि गलत माना। देखिए जो हमको यहाँ पर बताया गया है सेक्शन नंबर 137, ये आईपीसी का सेक्शन 359 में तो उसको बताया गया है। सेक्शन 361 भारत में से व्यपहरण बता रहा है और सेक्शन 362 विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण बता रहा है। ये हम सेक्शन 137 को ही देख रहे हैं, किसके, बीएनएस के। लेकिन जब आईपीसी पढ़ते हैं तो इसको क्या कर रखा है उन्होंने, अलग अलग कर रखा है। अब देखो क्या बोल रहा है, भारत में से व्यपहरण की बात कर रहा है यानी कि किडनैपिंग की बात कर रहा है। जो कोई भी व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, तो वो क्या करता है, भारत में से व्यपहरण करता है। क्या बोल रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति का, ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति का क्या करता है, भारत की सीमाओं से प्रवहन कर देता है। प्रवहन यानी कि उसको बाहर भेज देता है। कब भेज देता है, जब कब कि भाई उसका विधिपूर्ण जो विधिपूर्ण संरक्षक है या जिसके अंडर वो रहता है, जैसे माता पिता के साथ रहता है या अपने कोई गार्जियन वगैरह के साथ रहता है, संरक्षक वगैरह के पास रहता है, नैसर्गिक हो सकता है, विधिता संरक्षक होता है, किसी के भी पास रहता हो, उसमें से क्या है, अगर भारत के बाहर भेज देता है उस व्यक्ति को तो कहा जाता है कि उसने उसको भारत में से व्यपहरण किया है। अब ये बोल रहा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण, जो कोई किसी बालक को, अब यहाँ पर तो क्या है देखिए अंतर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है व्यक्ति यानी कि पर्सन की बात की जा रही है और यहाँ पर की जा रही है बालक यानी कि चाइल्ड की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है, जो कोई किसी बालक को या विकृत व्यक्ति को, कौन सा व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, उसको विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में सम्मति के बिना बहका कर ले जाता है। ठीक है, एक बच्चे को या फिर क्या होता है, जो अनसाउंड माइंड पर्सन है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है या कुछ समय के लिए क्या होता है, विकृत होता है, तो जो विकृत है उस दशा में क्या करता है, उस विकृत व्यक्ति को बहला फुसला कर ले जाता है या उठा कर ले जाता है, उसकी जो विधिपूर्ण संरक्षक है उसके संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है, तो कहा जाता है उसने क्या किया है, उसने किया है व्यपहरण यानी कि अब्डक्शन किया है। अब्डक्शन कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से, कैसे, भारत में से व्यपहरण और विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। ठीक है, आई बात समझ में, अगर नहीं आई हो तो हल्का सा हम रिवाइंड करके देख लेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, ऐसे बालक को विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है ये कहा जाता है। बात समझ में आ गई हमको, तो पनिशमेंट कितना होगा, तो जो कोई भारत में से विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। आई बात समझ में। ये बोल रहा है अपहरण क्या होता है, यानी कि एब्डक्शन की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन 138 वही है जो 362 है हमारे आईपीसी का। 362 ऑफ आईपीसी बात कर रहा है अपहरण यानी कि एब्डक्शन की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा उत्प्रेरित करता है वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है कहा जाता है। जबरदस्ती उठाकर लेके जा रहा है तो क्या कह रहा है, जैसे किसी स्थान से, मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, अपने घर में है, उसको जबरदस्ती उठाकर लेके जा रहा है बल द्वारा। बल हम पढ़ के आए थे, गतिहीनता, गति परिवर्तन के द्वारा बल यूज किया जाता है। तो क्या कर रहा है, बल के द्वारा क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को उठाकर लेके जा रहा है, तो क्या कहा जाएगा, उसने अपहरण किया है। अब आगे देखो सेक्शन 139 क्या बोल रहा है, वही है जो आईपीसी का है 363A। भीख मांगने के प्रयोजन के लिए, यानी उसको क्या कर रहा है कि भाई उस व्यक्ति को या बच्चे को क्या कर रहा है, भीख मांगने के लिए उत्प्रेरित कर रहा है और फिर उसका क्या कर रहा है, अपहरण कर रहा है, व्यपहरण या विकलांगीकरण कर रहा है। यानी यहाँ पर क्या की जा रही है, किडनैपिंग की जा रही है या फिर उसको क्या किया जा रहा है, विकलांग बनाया जा रहा है। तो आइए क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले इसका पॉइंट कि बालक का व्यपहरण यानी कि किसी चाइल्ड का वो क्या कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, या विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं ना होते हुए क्या है कि वो जो व्यक्ति है जो उसको इस तरीके से व्यपहरण कर रहा है वो खुद नहीं है,
यानी किसी और, कोई और कर रहा है, खुद की संरक्षकता में से कोई और लेके जा रहा है उसको। बालक की अभिरक्षा भीख मांगने के लिए, नियोजित करने के लिए प्राप्त करेगा। क्या कर रहा है कि भाई ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम के बच्चे को, या क्या कर रहा है, इसका विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसको लेके जा रहा है। किस काम के लिए? भीख मांगने के लिए। तो क्या कहा जाएगा, 10 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, जो कि LI तक जाएगी। यानी 10 से लेके LI हो गया और हमारा आ गया फाइन, ये मिलेगा पनिशमेंट। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, बालक को भीख मांगने के लिए क्या करेगा, विकलांग करेगा, डिसेबल कर देगा उसको। ठीक है, पैर तोड़ दिए उसके, हाथ तोड़ दिए, विकलांग कर दिया, भाई चला ही नहीं जा रहा, व्हील चेयर पे भी नहीं चल पा रहा, बैसाखी लेके चल रहा है, विकलांग कर दिया कि भाई तेरे को विकलांग, तेरे को देख के फिर तेरे को भीख आराम से मिलेगी, इस इंटेंशन के साथ उसको विकलांग कर दिया। तो 20 वर्ष से कम नहीं होगी, जो LI तक होगी, और LI भी कैसा होगा, होल लाइफ के लिए होगा, यानी कि पूरे जीवन के लिए होगा। आई बात समझ में? अब आ जाओ आगे। जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, बालक का भीख मांगने के नियोजन या प्रयुक्त किया जाए, जब तक साबित ना किया जाए, उद्धार ना की जाएगी कि उसका व्यपहरण किया गया है। क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति है जो क्या है, विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, और उस बालक का क्या कर रहा है, भीख मांगने के लिए, उसका भीख मांगने के लिए क्या कर रहा है, उसका यूज कर रहा है, उसको विकलांग वगैरह बना रहा है। जब ऐसा, जब तक ये साबित नहीं किया जाए कि भाई मैंने इस इंटेंशन के साथ नहीं किया था, या मैं इसका विधिपूर्ण संरक्षक हूँ लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, तब तक ये उपधारणा की जाएगी कि ये जो व्यक्ति है इसके पास में इसने क्या किया है, इसको नियोजित किया है भीख मांगने के लिए, उपधारणा की जाएगी। नया पॉइंट है, याद करने योग्य है, कई बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। भीख मांगने से क्या मतलब है भाई, क्या कह रहा है, लोक प्लेस में भीख की याचना करना, यानी क्या कह रहा है, पब्लिक प्लेस में। आप देखते हैं ना, कई बार रेड लाइट होती है हमारी, उसके पास आके बच्चे भीख मांगते रहते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। फिर इसके बाद भीख मांगने की यातना से निजी परिसर में प्रवेश करना, जैसे कि आप देखते हैं कई बार नीचे सोसाइटी टाइप की बनी हुई रहती है, फ्लैट्स वगैरह ऊपर बने रहते हैं, तो ऊपर तक आ जाते हैं कई बार। तो फिर ये बोल रहा है कि भाई भीख मांगने के लिए क्या कर रहा है, किसी निजी परिसर में प्रवेश कर रहा है, या फिर भीख मांगने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य जीव जंतु का घाव दिखा रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई आपने देखे होंगे ना, कई बार दवाई की पर्ची लेके खड़ी रहती हैं औरतें, या इसके अलावा क्या होती है, बच्चा दिखाती रहती है, बच्चे के कोई घाव दिखा देती है, तो कई बार क्या होता है वो घाव खुद ही करके आती है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। इसके अलावा कोई बच्चे, फिर इसके बाद बोल रहा है भीख मांगने के लिए बालक को दिखाना, छोटे बच्चे को दिखा देती है, देखो दूध की बोतल है, ये इसके लिए दूध खरीदने के लिए, दूध के लिए पैसे नहीं है, ये नहीं है, ये सब कुछ दिखाया जाता है। तो ये होता है भीख मांगने का मतलब। सेक्शन नंबर 140 कि हत्या करने के लिए, फिरौती आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण करना, सेक्शन नंबर 140 है, और IPC के सेक्शन है 364 से 364A, 365 और 367, ये सारे कवर होते हैं इसके अंतर्गत। तो क्या बोल रहा है, हत्या करने के लिए यानी किसी का मर्डर करने के लिए फिरौती वगैरह जो मांग रहे हैं, उसके लिए अगर व्यपहरण किया जाता है या अपहरण किया जाता है तो पनिशमेंट मिलेगा। कितना? LI 10 वर्ष कठिन कारावास, यानी कम से कम 10 वर्ष होगा जो LI तक जाएगा, और क्या होगा, प्लस फाइन लगेगा। आई बात समझ में? या फिर क्या होगा, मृत्यु, आजीवन कठिन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भाई मर्डर कर दिया उसका, इस व्यपहरण अपहरण करने के चक्कर में, फिरौती मांगने के चक्कर में सामने वाले का मर्डर ही कर दिया है, तो फिर क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे? मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति का सैदोष परिरोध, अभी पढ़ के आए थे हम सैदोष परिरोध, जल्दी से क्या करो, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ सैदोष परिरोध को कहाँ पर पढ़ के आए थे। ठीक है, अभी तो हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, अभी तो आप आंसर कर ही पाओगे। कमेंट बॉक्स में बताओ सैदोष अवरोध और सैदोष परिरोध के दोनों सेक्शन। ठीक है, इस हादसे से अगर क्या करता है, व्यपहरण करता है, अपहरण करता है, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, व्यक्ति को घोर उपहति, पढ़ के आए थे हम लोग ग्रीवियस हर्ट, तो ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहा है कि ग्रीवियस हर्ट करने के इंटेंशन के साथ या दास वगैरह बनाने के लिए अगर उसका व्यपहरण करता है, किडनैपिंग करता है, तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्या याद रखने योग्य बातें हैं यहाँ पर? व्यपहरण क्या होता है, अपहरण क्या होता है, साथ में भीख मांगने के प्रयोजन से किसी का विकलांग किया गया है या उसको नियोजित किया गया है तो उपधारणा क्या की जाएगी, भीख मांगने को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, सैदोष परिरोध करने के इंटेंशन के साथ व्यपहरण किया गया है तो कितनी सजा मिलेगी, घोर उपपत्ति दास बनाने के लिए किया है तो कितनी सजा मिलेगी, और हत्या करने के लिए, फिरौती मांगने के लिए अगर व्यपहरण अपहरण किया है तो क्या सजा मिलेगी। सारे क्वेश्चन जो भी अपहरण व्यपहरण में बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। तो जल्दी से क्या कर दो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो एक थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दो, एक क्लिक करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब।
देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन 141 वही है जो आईपीसी का है सेक्शन 366 बी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विदेश से बालिका या बालक को लेके आना। तो क्या बोल रहा है कि भाई कोई विदेश यानी कि फॉरेन से किसी बालक यानी बच्चे को या बच्ची को लेके आ रहे हैं, वो वाली बात यहाँ पर करी जा रही है 141 में जो आईपीसी का है 366 बी। बालिका का क्या मतलब हो गया, 21 वर्ष से कम, और बालक का मतलब हो गया 18 वर्ष से कम। भारत के बाहर किसी देश से, यानी विदेश में क्या बात की जा रही है, विदेश हो गया भारत से बाहर का देश, यानी कि भारत को इंक्लूड नहीं किया गया है, भारत से बाहर हो गया चीन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, जो भी आपको ठीक लगता है। उस बालिका या बालक को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए, विवश करने के लिए लाएगा तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, जनरल बात है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस यही पूछा जाएगा कि अगर विदेश से बालक बालिका को लेके आते हैं तो सेक्शन कौन सा है और पनिशमेंट कितना है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आगे बढ़ते हो जल्दी सी। सेक्शन 142 कह रहा है, आईपीसी का सेक्शन 368 है। क्या बोल रहा है, अपहृत अपहृत व्यक्तियों को सदोष छिपाना या परिरोध करना। सदोष छिपाना या परिरोध करेंगे तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा पनिशमेंट मिलेगा मानो उसने अपहरण या व्यपहरण ही किया है। अब अपहरण या व्यपहरण की कितनी सजा है, जैसे कि हम पढ़ के आए थे जनरल पनिशमेंट था उसका 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, तो जनरल पनिशमेंट को ही तो लगाएंगे यहाँ पर, तो वो वाली बात। चलिए अब हम बात करते हैं व्यक्ति के दुर्व्यापार के बारे में। क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले जो कोई शोषण के लिए, सबसे पहले तो सेक्शन नंबर आ जाता है 370, किसका है, हमारे आईपीसी का। आईपीसी का 370 है और सेक्शन 143 किसका है, हमारे बीएनएस का। ये देखो यहाँ क्या बोल रहा है, व्यक्ति का दुर्व्यापार। तो क्या कर रहा है, ट्रैफिकिंग कर रहा है, दुर्व्यापार कर रहा है। किस तरीके से, जो कोई शोषण के लिए क्या कर रहा है, जो कोई शोषण के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देता है यानी कि थ्रेट कर रहा है, बल या प्रपीड़न यानी कि फोर्स और कोर्जन का यूज कर रहा है, अपहरण यानी कि उसका एब्डक्शन कर रहा है, या कपट का प्रयोग, कपट कर रहा है, शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, या उत्प्रेरणा वगैरह दे रखा है। फिर इसके साथ क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की भर्ती यानी क्या किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट कर रहा है व्यक्तियों का, किस काम करने के लिए, शोषण करने के लिए। शोषण करने के लिए साथ में क्या कर रहा है, वो ये 6 पॉइंट कर रहा है, और साथ में उसको परिवहनित यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसको किसी व्हीकल वगैरह में बैठा बिठू के और फिर भेज रहा है, समझ गए। इसके बाद उसका संश्रय यानी कि हार्बर कर रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर शोषण करने के लिए। ग्रहित कर रहा है, उसको अपने पास रख रहा है, घर में रख रहा है, ये मान लो आप। दुर्व्यापार का अपराध करता है कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या पॉइंट याद करने हैं, सबसे पहले वाला सेक्शन की कौन सा सेक्शन है, तो 143 में आ रहा है। सेक्शन 370 आता है हमारे आईपीसी का। कितने तरीके से होता है, 6 तरीके से। साथ में क्या किया जाता है, परिवहनित यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, उसका हार्बर किया जा रहा है, उसको स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर वगैरह किया जा रहा है, उसका ग्रहित किया जा रहा है। अब देखो पनिशमेंट किस तरीके से आते हैं, तो सबसे पहले जनरल पनिशमेंट आता है 7 वर्ष कम से कम और 10 वर्ष, यानी कि 7 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है। अब कह रहा है अगर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ कर रहे हैं तो एक से अधिक व्यक्तियों के साथ करेगा तो 10 वर्ष से कम और अधिकतम कितना होगा, एलआई तक जा सकेगा, और जो कि होगा प्लस फाइन के साथ में। आई बात समझ में। अब देखो व्यक्ति और बच्चों में अंतर होता है, लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, अगर बालक का दुर्व्यापार कर रहा है यानी चाइल्ड का कर रहा है तो क्या होगा, पनिशमेंट बढ़ जाएगी। व्यक्ति और बालक के पॉइंट को याद रखना। अगर बालक का दुर्व्यापार कर रहा है तो 10 वर्ष और एलआई इतना मिलेगा, और कैसा होगा, ये कठिन कारावास और प्लस क्या हो जाएगा, इसका फाइन हो जाएगा। कठिन कारावास प्लस फाइन की बात कर रहा है। अब कह रहा है अगर एक से अधिक बच्चे के साथ कर रहा है, बालकों के साथ कर रहा है ऐसा दुर्व्यापार, तो होगा कठिन कारावास, जो कम से कम कितना होगा, 14 वर्ष तक का, और अधिकतम कितना होगा, एलआई हो जाएगा, और प्लस कितना लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। अब कह रहे हैं बालक का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार कर रहा है, यानी कि शोषण करने के लिए मानव की ट्रैफिकिंग की जा रही है, बच्चे की ट्रैफिकिंग की जा रही है, न केवल एक बार बल्कि एक से अधिक बार अगर ऐसा किया जा रहा है तो आजीवन कारावास कैसा होगा, शेष प्राकृतिक जीवन जीने के लिए, यानी जितना भी उसका जीवन बचा है वो सब कहाँ पर बिताएगा, जेल के अंदर बिताएगा, और साथ में उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा।
अब क्या बोल रहा है, लोक सेवक या पुलिस अधिकारी द्वारा दुर्व्यापार का अपराध किए जाने पर लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास के लिए दंडित किया जाएगा। अब मान लो कि कोई पुलिस वाला ही ऐसे कामों में लगा हुआ है, व्यक्ति का शोषण करता है और ये 6 पॉइंट कर रहा है, साथ साथ ट्रैफिकिंग कर रहा है, कोई लोक सेवक इस काम में लगा हुआ है, तो जो LI से पनिशमेंट मिलेगा उसको वो ऐसा होगा जो शेष जीवन के लिए होगा और साथ में क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। आई बात समझ में। और क्या बोल रहा है कि वही सेक्शन है जो 370 क्या है हमारा किसका, IPC का। तो ऐसे व्यक्ति का दुर्व्यापार जिसका शोषण किया गया है, ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है और उसका किया जाता है शोषण। क्या किया जा रहा था, दुर्व्यापार कर रहे थे, किस काम करने के लिए, शोषण करने के लिए। शोषण करने के लिए क्या की जा रही थी, पहले धमकी वगैरह दी जा रही थी, कपट किया जा रहा था, बल का प्रयोग किया जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति जिसका दुर्व्यापार किया गया है उसका शोषण अगर करते हैं, अगर बालक का दुर्व्यापार किया गया है और लैंगिक शोषण किया गया है तो 5 वर्ष कम से कम जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा प्लस फाइन और कैसा होगा, कठोर कारावास होगा। अगर किसी व्यक्ति का किया गया है तो कम से कम 3 वर्ष जो 7 वर्ष तक जाएगा और कठोर कारावास होगा और फाइन होगा। आई बात समझ में। 144 क्या बोल रहा है, वही सेक्शन है जो 370 है। 370 में क्या बोला जा रहा है, जिस व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ट्रैफिकिंग की गई है, अगर उसका शोषण किया जाता है तो बालक का शोषण किया जाता है तो पनिशमेंट ज़्यादा होगा और अगर व्यक्ति का शोषण किया जाता है तो क्या होगा, कम होगा। बालक का किया जाता है तो कितना बता रहा है, 5 से 10 यानी कम से कम 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष और फाइन लगेगा। जबकि अगर व्यक्ति का किया जा रहा है तो कम से कम 3 साल और अधिकतम कितना होगा, 7 साल और जो होगा फाइन के साथ में। अब सेक्शन नंबर 145 पर आ जाइए, वही है जो सेक्शन 371 है। दास वाली बात करता है ना भाई, पहले क्या होता था, व्यक्तियों को दास बना लिया जाता था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दास का अभ्यासिक व्यवहार करना है, यानी किसी व्यक्ति को लगातार दास बना के रखा जा रहा है, उसको पेमेंट वगैरह नहीं रखा जा रहा। आपने कई बार देखा होगा दास प्रथा का अंत हुआ, ऐसे ये वाली लाइन सुनी होगी ना, तो ये उसी तरीके का दास है कि उसको स्लेव बना के रखा जा रहा है कि भाई उससे सारे काम करवाए जा रहे हैं और पैसा वैसा नहीं दिया जा रहा, उसको कोई खाने पीने के भी नहीं दिया जा रहा। तो ये वाली बात बोल रहा है कि जो कोई अभ्यासता है दासों का आयात निर्यात करेगा, यानी कि उसको क्या करेगा, बेचेगा, खरीदेगा, अपसारित करेगा, दुर्व्यापार करेगा, व्यवहार करेगा, तो क्या होगा, दंड मिलेगा। कितना दंड मिलेगा, 10 वर्ष कम से कम, जो आजीवन कारावास तक का होगा, जुर्माना होगा। केवल रीड ओनली सेक्शन है लेकिन हमको पता होना चाहिए इसलिए हमने कंप्लीट किया है। लास्ट सेक्शन पर आ जाओ, जो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध हैं उसमें लास्ट सेक्शन है सेक्शन 146। वही सेक्शन है जो 374 है हमारे किसका, IPC का। क्या बोल रहा है, विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। तो जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अनिवार्य श्रम करने के लिए विवश करेगा तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से पनिशमेंट मिलेगा। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था, इसमें हमने मानव शरीर के विरुद्ध जो बच्चे कुछ अपराध थे वो हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए और साथ में अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।